नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन ने इतना तो कर दिया कि नवंबर से लेकर अभी तक देश में खेती पर ही बात हो रही है। इस बातचीत के कई मंच खुल गए हैं। एक मंच है संसद, दूसरा मंच है राजनीतिक रैलियां, तीसरा मंच है किसान आंदोलन और उनकी महापंचायतें, चौथा मंच है अखबारों के संपादकीय पन्ने। किसान आंदोलन के कारण कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियां भी एक्सपोज होती रही हैं। विपक्ष में रहते हुए कुछ और सत्ता में आकर कुछ। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों की आर्थिक नीतियां एक ही किताब और स्कूल कॉलेज से आती हैं। इस पूरे खेल को एक बेहद तार्किक भाषा के जरिए खेला जाता है, जिसे कभी सुधार तो कभी विकास कहा जाता है। विकास भी अजीब है, या तो यह भूतकाल में नहीं आया होता है या फिर भविष्य काल में आने वाला होता है। एक और मजेदार बात है, विकास अपने से नहीं आता, हमेशा इसे कोई लाने वाला आता है, वही लाता रहता है। इसलिए उन लेखों और बहसों को गौर से सुनिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि खेती का संकट है क्या। 40-50 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। आंदोलन के कारण खेती पर बात करने का अवसर मिल रहा है। आंदोलन में अवसर, आंदोलन ने ही अवसर दिया कि खेती पर नियमित रूप से अच्छी रिपोर्ट करने वाली पत्रिका डाउन टू अर्थ ने किसानों की हालत पर एक पूरा अंक निकाला है। न सिर्फ नीतियों की नजर से बल्कि जलवायु संकट के कारण किसानों की कम होती आमदनी के सवाल को भी देखा गया है। रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 2017-18 के बीच 3 करोड़ कृषि मजदूरों सहित 3-4 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों में नौकरियां गंवा दी। कृषि कार्यबल में 40% की गिरावट आई। रिचर्ड यह भी बताते हैं कि 2001 से 11 के बीच सेंसस टाउन, यानी जहां 5000 से अधिक लोग गैर कृषि काम करते हैं, इसकी संख्या 1362 से बढ़कर 3894 हो गई। दरअसल सारी नीतियों का मॉडल यही है कि खेती से लोगों को निकाला जाए। खेती से कमाई कम हो रही है। सवाल है कि कृषि कार्यबल से 40% लोगों को निकाल देने के बाद भी खेती से जुड़े लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या खेती में आय दुगनी करने का यही तरीका बचा है कि सारे लोगों को खेती से हटा दीजिए, 2, 4, 10, 100 बच जाएं, उन्हीं की आमदनी को दुगनी कर दीजिए? ये तो ऐसे भी हो सकता है। रवीश रंजन ने कुछ किसानों से आमदनी के सवाल को लेकर बात की। मैं इस वक्त हापुड़ में हूं और तमाम सारे हमारे साथ में किसान हैं। हम कुछ मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो सब्जी आपने बोई थी उसका इस बार फसल का कितना रेट आपको मिला, कितनी उसमें लागत हुई, और अब क्या सब्जी की खेती आप करेंगे? देखिए, मेरा आगे करने का कोई विचार नहीं है। मैंने अभी जो है फूल गोभी बोई थी 6 बीघा। मुझे जो खर्चा काट के पैसे मिले, खर्चा मतलब बोरे जो मिले 1 रुपये किलो के हिसाब से मेरे पे पड़े, उसमें 40,000 रुपये किलो का मेरा बीज, 200 रुपये की एक नफरी लगी जो गोभी कटाई में नलाई में, वो लगभग 45 नफरी मेरी जो है खेत में लगी। तो मैंने जो है 6 बीघा गोभी में 15,000 रुपये अपने घर से अपने पास से दिए हैं खर्चा काटने के बाद में। ये जो आपके हाथ में पर्ची है, मंडी की पर्ची है? ये मंडी की पर्ची है जी मेरी। अच्छा, तो क्या कितने का मिला है इसमें आप? ये देखिए, ये मेरे जो है 27 बोरे माल था, ठीक है, 14.5 मतलब 13 कुंटल। हाँ। ठीक है। ये 170 के हिसाब से 7 कट्टे भी किया मेरे। हाँ। 20 कट्टे 150 के रेट से। हाँ। इसमें जो है 56 रुपये मेरा जो है खर्चा है, 50 रुपये किराया हो गया, 6 रुपये मजदूरी के हो गई। अब तुम देख लो इस गोभी की क्या हालत हुई पड़ी है। ये अगर बाजार में इसका रेट मिलता हमें ठीक तरीके से, तो ये खेत में क्यों खराब होती? अब लो तो कभी की मंडी पहुंच जाती। इसकी तो हालत खराब है। खेती तो सभी छोड़नी पड़ेगी। मोदी जी दुगनी कह रहे हैं आमदनी, वो एक ही गुनी रहने दो, दुगनी क्यों कर रहे हो? जब हमें दुगनी नहीं चाहिए, हमारी एक गुनी रहने दो। हम कोई दुगनी थोड़ी मांग रहे हैं उनसे। बस जिस तरीके से डीजल के, डाई के, यूरिया के रेट वे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे गन्ने का रेट बढ़ा दो। यूरिया तो कह रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया से आपका खर्चा कम हो गया है। खर्चा हमारा क्या कम हुआ? नीम कोटिंग होने से तो काला बाजारी खत्म हुई है। जो दूध के इस्तेमाल में बन रहा यूरिया जा रहा दूध के इस्तेमाल में, वो बंद हुआ। नीम कोटिंग से हमें क्या कम हुआ है? हमें तो 5 किलो और वजन और कम कर दिया उन्होंने। पहले 50 किलो का बोरा, अब तो 45 का कर दिया। अच्छा, उतने पैसों में। पर डीएपी पे ये अपने खर्चे के हिसाब से पैसा बढ़ा दें। ये किसान पे क्यों ना बढ़ाते? किसान की फसल पे क्यों ना बढ़ाते? आलू का रेट 300 रुपये बिक रहा कट्टे का, 50 किलो का 1200 रुपये एक कट्टा। 5 कट्टे लगे 1 बीघे में, अब लगा लो 6 रुपये का तो बीज लगा दिया उसमें, 1200 रुपये का 2.5 कट्टा गेर दिया, 300 रुपये का यूरिया गेर दिया, और कीटनाशक दवाई रही अलग, डीजल रहा अलग, किसान की मेहनत रही अलग।
किसान घाटे में जा रहा, फायदे में, इससे हिसाब लगा लो। खेती से आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, चाहे दूध हो, सब्जी हो या अनाज। किसान इतने दिनों से इसी बात की राह देख रहा है कि दाम मिले और इसके लिए कुछ व्यवस्था बने। किसानों की महापंचायत में अब तरह तरह के मुद्दे शामिल होने लगे हैं। दिल्ली आकर यह आंदोलन 3 कृषि कानूनों की वापसी तक सीमित हो गया था, लेकिन अब अलग अलग कारणों से भी किसान महापंचायतों में आने लगे हैं। आज टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत हुई। जय जवान, धन्यवाद। बहुत मुश्किल है जानना कि इस महापंचायत में आया हर शख्स कहां से और क्या सोचकर आया है। फिर भी बहादुरगढ़ की इस महापंचायत में सौरभ ने कई लोगों से बात की। मोदी जी, ये किसान समझाने से, काला कानून खत्म करने से तो मान सकता है, लक्ष्य धमकियां। इस भीड़ में 40 साल की कमलेश झज्जर से आई थीं, किराड़ी गांव से। घर में ताला बंद कर दिया था और दोनों बच्चों को लेकर आई। आज से पहले कमलेश किसी आंदोलन में नहीं गई थीं। कमलेश को लगता है कि इन महापंचायतों से प्रधानमंत्री पर दबाव बनेगा। 4 बीघे की खेती करने वाली कमलेश का कहना है कि इस बार उन्हें धान का भाव नहीं मिला। उसी तरह सौरभ की मुलाकात इस भीड़ में 62 साल की संतो से हुई, जो रोहतक से आई हैं। संतो घर का काम भी करती हैं और किसानी भी। संतों को लगता है कि मर्दों को यह न लगे कि हरियाणा की महिलाएं कमजोर हैं, इसलिए वे आ गई हैं। सौरभ ने जब पता किया कि क्या यहाँ एक जाति का वर्चस्व है, तो इस महापंचायत में जाट, सैनी, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग मिले। बहादुरगढ़ की महापंचायत में 100 से 150 किलोमीटर की दूरी से लोग आए थे। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 10,000 से अधिक लोग जमा हुए। राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। सौरभ ने राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत साहब, आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, आपके मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान बता नहीं पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या है काला, और रद्द करने की तो कोई बात हो नहीं रही है। नहीं, इनको रद्द कर दो, इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे बातचीत होती रहेगी। इसमें भी बात कर लेंगे, हम क्या मना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप लोग टोल प्लाजा फ्री कराते हैं। महात्मा गांधी आंदोलन जीवी थे, सरदार भगत सिंह वे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी वही थे, जो इनके वो हैं। जिस उससे सत्ता में लोग आए तो वे भी आंदोलनकारी जीवी थे। जो लोग अयोध्या में जिन्होंने मस्जिद तोड़ी है, वे सब आंदोलनकारी जीवी थे, उनका अपमान है ये। टिकैत साहब, आपको लगता है इन महापंचायतों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, बन रहा है? हाँ सर, दबाव नहीं बढ़ेगा इनसे, ये वैसे ही हो रही है। ये रोटी का सवाल है, भूख पे देश में कोई व्यापार ना करे, ये उसके सवाल पर पंचायत है। सर, ये आप लोगों का रेल रोको कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री मोदी फिर वही सवाल पूछ रहा है, बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा, मोबाइल टावर गिराने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। कोई नुकसान नहीं हमारे। ये आंदोलन के हिस्से हैं। क्या इन्होंने कभी, बीजेपी वालों ने कभी रेल नहीं रोकी? क्या ये आज्ञा लिख कर देने को तैयार है कि हम जीवन में कभी आंदोलन नहीं करेंगे? आप वो लिख कर दे दें तो हम भी फिर विचार कर लेंगे। टिकैत साहब, ये बताइए, आप अपनी जो बातों से हैं लोगों का दिल जीत रहे हैं। काफी भीड़ देखिए, हम देखिए, ये देखिए, बुजुर्ग से लेके जवान तक आपके साथ एक आपकी झलक पाने के लिए, आपसे फोटो खिंचाने के लिए तत्पर हैं। सर, ये बताइए कि अब महापंचायतों का दौर जारी है, कब तक जारी रहेगा? ये तो खाप पंचायतों के लिए तो बनी, ये मसले तो सोल्व करती हैं। वो गांव का मसला हो या वो सरकार का मसला हो, या उसी के लिए तो है। ठीक है, सब याद आ गई, छोटा सा सवाल। अभी तो सर आप लोग दबाव बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सब लोग खरी कोटी कह रहे हैं कि नहीं, झुक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर चुनाव आता है, फिर वो जात पात, धर्म, जाट बनाम नॉन जाट, सब शुरू हो जाता है। यहाँ क्या कोई जाट है? मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चुनाव आते तो फिर वही शुरू हो जाता है। चुनाव में जहाँ जिसको जाना अपना दे। किसान के मसले समाधान जो होंगे वो पंचायत से होंगे, वो पॉलिटिकल उससे होगा ही नहीं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बनाती है तो संशोधनों पर चर्चा शुरू हो सकती है।
क्या ये अलग कोई स्टैंड है? क्योंकि अभी तक किसान नेता यही कहते रहे हैं कि संशोधनों पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे तीनों कानून वापस लेने होंगे। सौरभ ने महापंचायत में आए किसानों से बात की और जानना चाहा कि जब भी चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर किसान बढ़ जाते हैं। महापंचायतों में आए किसानों की यह एकजुटता कितनी टिकाऊ है? सरकार बार बार कह रही है कि वह कृषि कानूनों को खत्म नहीं करेगी। किसान नेताओं की तरफ से कानून को लेकर ठोस आपत्तियां नहीं बताई जा रही हैं। इन सब सवालों पर किसान क्या सोचते हैं? देखिए, जो महापंचायतें हैं उनका डेफिनेटली असर होगा। ये सब एकजुटता के लिए है, किसान इकट्ठा हो रहे हैं। और रही बात इन बिटवीन अगर इलेक्शन आ जाए तो ये जो किसान आंदोलन है इसने एकता के ऊपर बल दिया है। 36 बिरादरी का ये आंदोलन है, सभी बिरादरी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और हम जैसे जो युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर भाषणबाजी करना नहीं, ज्ञान का प्रसार करना है। देश के हर नागरिक तक हम ये पहुँचाएंगे कि कानूनों में काला क्या है, एक एक बिंदुवार, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि बिंदुवार, हम बिल्कुल बिंदुवार एक एक आदमी तक ये पहुँचाएंगे कि कानूनों में काला क्या है। पंचायतें जो होती है ना, जो हमारे महाराजा हर्षवर्धन से जहाँ पंचायतों का अस्तित्व शुरू हुआ, पंचायतों का आधार सर्व जातीय सरोखा। खाप पंचायतें जो होती है वो सर्व जातीय होती है, उसके अंदर कोई जात नहीं होती, वो सभी जाति धर्मों के लिए होती है। जो भी समाज में लोग रहता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, सबके लिए पंचायत न्याय करती है। और जब ये खाप पंचायतें शामिल होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। हमारी बहुत बड़ी मान्यता है खापों में। तो अब की बार जैसे खाप पंचायतें जो बहुत सक्रिय हैं और जनता अब जान चुकी है। पहले कोई भी नया मुद्दा आता है तो जनता को पता नहीं लगता, तब तक इलेक्शन हो जाते हैं, बाद में उसका रिजल्ट पता लगता है। जो राजनेता है ये बीच में घुस के जाति धर्म के ऊपर अनपढ़ लोगों को भुका देते हैं। अब किसान इनके भुकाए में नहीं आएगा, किसान उसका साथ देगा जो किसान का होगा। किसान अपना खुद का राज तय करेगा। किसान आंदोलन वहीं टिका है। 26 जनवरी भी बीत गई, संसद का सत्र भी गुजर गया। वहां जो बातें होनी थी हो चुकी हैं। किसान आंदोलन में आए किसान खेती की तरफ जा रहे हैं और लौटकर वापस भी आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि आंदोलन अब स्थायी बनता चला जाएगा। इसलिए किसान जहां टिके हैं उसे ही अब घर और खेत की तरफ देखने लगे हैं। राहुल चौहान ने टिकरी बॉर्डर से ये तस्वीरें भेजी हैं। उन्हें किसानों ने बताया कि आसपास टहलने की जगह नहीं थी और काफी गंदगी हो गई थी, इसलिए किसानों ने यहां साफ सफाई कर एक छोटा सा पार्क बना दिया है। गमले लाकर फूल लगा दिए हैं ताकि बैठने और बात करने के लिए साफ सुथरी जगह हो सके और इस जगह पर तरीके से तंबू भी लगाए जा सके। सुबह सुबह उठकर सड़क के किनारे की सफाई भी की जाने लगी है। पहले यहाँ भी काफी गंदगी थी जो अब हटा दी गई है, मलबे भी हटा दिए गए हैं। यही नहीं, यहाँ धूल बहुत उड़ती है तो सुबह शाम टैंकर से पानी का छिड़काव भी किया जाने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपने आंदोलन की स्थायी निशानी छोड़ जाएं। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹਵੇਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। टिकरी बॉर्डर पर हवेली, हाँ टिकरी बॉर्डर ਤੇ ਹੁਣ हवेली बन गई है। पलवल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलोवेरा की रुपाई की जाने लगी। इससे पहले यहाँ किसानों ने सब्जियां लगा दी थी। देखिए जी, ये धरने का हमारा जो दूसरा चरण है, ये हमारा बीच में एक बार धरना समाप्त हो गया था। 26 तारीख के जो झूठी साजिश के तहत जो बीजेपी ने कराया था, उस प्रकरण को लेकर के धरना कुछ डाउन हुआ था, टूट गया था लगभग। लेकिन उसके बाद में अब हम जो बैठे हैं, हम जो अब अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। हमारा आज 69वां दिन है टोटल लगा के।
और हम अब धरने को तब जहाँ से उठेंगे तब ये काले कानून जो मोदी जी वापस ले लेंगे। उससे पहले हमारा कोई समझौता नहीं है। एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, कानून बने और जो है ये तीनों काले कानून वापस आए। दिसंबर के महीने में बीजेपी ने तय किया था कि जगह जगह पर किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। कई जगहों पर किया भी गया, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी ने किसान सम्मेलन का इरादा छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर किसानों को लेकर सभाएं करने लगी हैं। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आज हरियाणा से सटे पीलीबंगा और पंजाब से सटे पद्मपुरा में राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन में कई दलों के सांसद जा चुके हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका ने दूरी बनाकर रखी। अब प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी किसान पंचायतों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। पीलीबंगा के मंच पर कुर्सी की जगह खाट रखी गई थी। यहां भी राहुल गांधी ने कहा कि खेती भारत का सबसे बड़ा बिजनेस है। कृषि कानूनों का लक्ष्य है कि इस बिजनेस से 40 करोड़ लोगों को निकाल दिया जाए ताकि चंद उद्योगपतियों का कब्जा हो सके। इस कानून के बाद कोई एक व्यक्ति या कंपनी जितना चाहे अनाज या फल खरीद सकेगी और उसका भंडारण करेगी और दाम पर उसका नियंत्रण होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया, ना ये दुकानदारों के लिए किया, तो ये किसके लिए किया? हम दो, हमारे दो के लिए किया। राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा दिया तो आज बीजेपी दामाद का नारा उछालने लगी। पुराना नारा है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा गरीबों और मिडिल क्लास को मिल रहा है, क्रोनी यानी चंद उद्योगपतियों को नहीं मिल रहा है। More than 3.6 lakh crores UPI is used by who? The rich? The corporate? No, not at all. The middle class, the smaller traders, all of them use UPI. So who are these people then? Is this government creating UPI, facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some damads? Not at all. It is helping only the poor. 24 साल की नवदीप को अभी तक रिहाई नहीं मिली है। एक मामले में जमानत तो मिली है, लेकिन अभी 2 मामले में जमानत बाकी है। 11 फरवरी को नवदीप का जन्मदिन था, लेकिन परिवार और दोस्तों को नवदीप से मिलने नहीं दिया गया। आज उनकी बहन नवदीप से मिलकर आई हैं। आज हम लोग फिर से जेल में गए थे उससे मिलने के लिए, तो आज मुझे थोड़े टाइम के लिए मिलने का मौका मिला। तो उसने मुझे बताया कि जेल की क्या हालत है। चाहे हम लोग नहीं मिल पाए जेल के अंदर उसको, जेल में जाके उसको, लेकिन अंदर जो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि नवदीप किस कॉज के लिए जेल के अंदर आई है। 28 दिसंबर वाली जो उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर बेल हो गई है, और हम लोग बाकी जो 2 FIR है उनके ऊपर अभी तक बेल नहीं हुई है। लेकिन आज हम लोग अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया है। 16 जनवरी को शिव कुमार जो मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट है उसकी अरेस्टिंग हुई है, और 16 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक उसको इलीगल कस्टडी के अंदर रखा गया। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और 24 जनवरी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसको 10 दिन का पुलिस रिमांड में रखा गया, जिसमें फिर से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और आज तक किसी फैमिली मेम्बर को, किसी भी वकील को उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। दूसरे देशों के कई मशहूर टीवी कार्यक्रमों में किसान आंदोलन को लेकर कार्यक्रम बनने लगे हैं। ट्रेवर नोआ ने द डेली शो का एक छोटा सा हिस्सा ट्वीट कर दिया। उसे अब तक 12 लाख व्यूज मिले हैं जो किसान आंदोलन पर था। यूट्यूब पर भी 8 लाख व्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के किसान खुशहाल हैं, वहां भी किसानों की हालत खराब है। दुनिया भर के किसानों के लिए यह अच्छा मौका होगा कि हर देश में खेती किसानी की बात होने लग जाए। एक अमेरिकी पॉप स्टार रियाना के ट्वीट को लेकर सरकार आक्रामक हो गई थी, लेकिन ब्रिटेन की संसद में सरकार को जवाब देना पड़ा
वहां की सरकार को कि किसानों के प्रदर्शन के बारे में वह क्या कर रही है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि कृषि सुधार भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन वहां चल रहे किसान आंदोलनों पर नजर है। हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता जेकब रीस-मॉग ने ब्रिटिश संसद में यह सूचना दी है कि हम दुनिया भर में मानवाधिकार की बात करते रहे हैं। भारत हमारा मित्र देश है, महान लोकतंत्र है। हम तभी दखल देंगे जब लगेगा कि जब ऐसा कुछ होगा जो हमारे मित्र देश की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। दिसंबर में विदेश सचिव ने भारत के विदेश सचिव से इस बारे में बात की थी। ब्रिटेन की संसद में सांसद तनमजीत सिंह ढेसी ने सवाल किया था कि इस वक्त धरती पर किसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। कई महीनों से 100 सांसदों ने दस्तखत कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से दखल देने की बात की है। ढेसी ने नवदीप कौर की गिरफ्तारी और पत्रकारों की गिरफ्तारी का भी सवाल उठाया। Given these facts, given the arrests of journalists and peaceful protesters and human rights activists, such as Navdeep Kaur, who has been, it is alleged, tortured and has endured sexual assault while in police custody, will the Leader of the House please facilitate a debate at the earliest possible opportunity on this important matter? किसान आंदोलन को लेकर भारत को कई देशों को समझाना पड़ रहा है। कनाडा के साथ भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई थी। भारत की संसद में हर दिन किसान आंदोलन को लेकर तकरारें होती रहीं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, कानून में कहां लिखा है कोई दिखा दे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि 170 किसान मर गए, लेकिन उनकी बात नहीं की गई। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि इस बार का कृषि बजट ही घटा दिया गया। 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान। संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जी भी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया यहां पे। सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट। प्लीज 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 सुनो पहले। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है। कृषि कानून पे बड़ी चर्चा हुई, ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करी, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया, नजरिए का फर्क है। मगर यहां जिस वर्ग के लिए आपने दिया, वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा। है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा। अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो सरकार कहती है कि मंडी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में जहां मंडी नहीं है वहां शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है जहां है वहां खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा है? किसानों का कहना है कि विकल्प के नाम पर जो प्राइवेट मंडी दी जा रही है, उनका विरोध इसी बात से है। सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, तो जाहिर है सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अनुराग द्वारी ने दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट की थी कि कैसे मध्य प्रदेश की छोटी मंडियों में कारोबार न के बराबर हुआ है। कई बड़ी मंडियों में आवक कम रही है। इन्हीं सब कारणों से किसानों की आशंका बढ़ गई है कि मंडी बंद होने वाली है। जनवरी में भी मध्य प्रदेश की मंडियों में पिछले साल की तुलना में 66% कमाई कम हुई है। इसी पैसे से मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन सब दी जाती है। ऐसे में राज्य मंडी बोर्ड के लगभग 9000 कर्मचारी और पेंशनर भी आशंकित हैं। मंडी के भविष्य को लेकर अब इस सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी विदाई के दिन गिनने लगे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में एक संशय है। इन मंडियों के अस्तित्व को लेकर उनके मन में सवाल है। मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया तो कहीं ठप। इस बीच कृषि मंत्री एक नया प्रस्ताव बता रहे हैं। इन मंडियों में किसान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिकल क्लिनिक, पेट्रोल पंप और उर्वरक और बीज केंद्र बनेंगे।
मंडी को आदर्श मंडी बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है 1000 मंडियों को इनाम मंडी बनाएंगे, मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। ये घोषणा हो गई। जो विरोधी दल और किसान संगठन कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगी और मंडियां बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इनकी झूठ का पर्दाफाश किया है। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर महीने में राज्य की 259 मंडियों में से लगभग 47 में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में ही तकरीबन 143 मंडियों के कारोबार में 50 से 60% तक गिरावट देखने को मिली। 79 मंडियों में फल सब्जियों की आवक की वजह से कारोबार हुआ। राज्य में 298 उप मंडियों में भी कोई कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कारोबार घटने से मंडी बोर्ड का टैक्स लगभग 64% घट गया। दिसंबर में जो आंकड़े आए उससे पता लगा कि मंडी टैक्स वसूलने में 3 महीने में 132 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंडी के कर्मचारी भी आशंकित हैं। उन्हें लगता है किसानों की आशंका कहीं सही साबित न हो जाए। हमारा जो इतना बड़ा हमला है, हमारे पास इतने 65 कर्मचारी हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। और ये लोग जो हैं आपके निजी मंडियाँ खोल के, और क्योंकि सरकार के पास इतने कर्मचारी तो है भी नहीं है कि वो कहाँ से नियंत्रण करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मतलब मर्जी आपको चालू होगी और वो धीरे धीरे हमारी मंडियाँ बैठ जाएंगी। मध्य प्रदेश में कुल 259 मंडियां जबकि 298 उप मंडियां हैं। इन मंडियों में 6500 कर्मचारी कार्यरत हैं। 45,000 रजिस्टर्ड कारोबारी हैं। मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5% टैक्स लेकर 0.5% राज्य सरकार को देता है। 1% से कर्मचारियों को वेतन पेंशन मिलता है। किसान अब मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। नए प्रस्ताव से कुछ किसान खुश हैं तो कुछ नाराज। हालांकि सरकार बार बार कह रही है मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष को लगता है इन आश्वासनों का कोई आधार नहीं है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। सरकार जो है गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। 47 मंडियां लगभग बंद हो चुकी हैं। 62 मंडियों में जो है जब से ये एपीएमसी की बात शुरू हुई है, एक भी जो है व्यापारी नहीं आया है, किसानों का वहाँ माल नहीं बिका है। और ये धीरे धीरे जो है अब फिर सरकार जो है वहाँ पर मॉल खोलने की, पेट्रोल पंप खोलने की क्या कोशिशें क्यों कर रही है? क्योंकि मंडी की ज़मीनों पर इनकी नज़रें रखी हुई हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रही है इस देश में। सरकार का कहना है फिलहाल 40 1 क्लास मंडियों में योजना लागू होगी, जहां किसान क्लिनिक में किसानों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसके बाद योजना को प्रदेश की 300 से ज़्यादा मंडियों में लागू किया जाएगा। किसान मॉल में हर तरह की सुविधा देने की भी योजना है। प्रस्ताव के कागज़ देखें तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन मंडी में आने वाले किसानों की संख्या और मंडी की कमाई देखें तो लगता है कि मंडियों में जब किसान आएंगे ही नहीं तो कृषक मॉल, पेट्रोल पंप का फ़ायदा उठाएगा कौन? छोटे शहरों में तो मंडियां लीज पर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े शहरों में जो बेशकीमती ज़मीन पर मंडियां बनी हैं उनको निजी हाथों में देने की तैयारी है। देवास से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच यह भी खबर आ गई है कि घरेलू उड़ानों का किराया 10 से 30% बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 94 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वैसे सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 60 पैसे हो गई है। डीजल 90 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर। प्रीमियम पेट्रोल यहां पर 101 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। ब्रेक के बाद चीन की बात करेंगे। चीन की बात करते ही ब्रेक आ जाता है। पिछले साल अप्रैल और मई से चीन के साथ विवाद चल रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि पेगोंग इलाके से चीन की सेना पीछे हटने लगी है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत की सेना फिर से फिंगर 8 के इलाके तक जा सकती है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने भारत की जमीन चीन को दे दी है। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन की यह रिपोर्ट।
ये सेना की ओर से जारी किया गया पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक इलाके का वीडियो है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर समझौता हो गया है। इसके तहत चीन की सेना फिंगर 8 के पूरब दिशा की तरफ रहेगी तो भारत की सेना फिंगर 3 के पास अपनी पुरानी जगह धन सिंह थापा पोस्ट के पास रहेगी। ऐसी ही कार्रवाई दोनों पक्ष पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भी करेंगे। अप्रैल 2020 के बाद जो भी निर्माण हुआ है उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी पेंगोंग लेक इलाके में कुछ मुद्दे सुलझे नहीं हैं, जिस वजह से दोनों पक्ष फिलहाल पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। कांग्रेस पूछ रही है कि मोदी सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को यह नहीं बता रहे कि कब तक अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी ने मौजूदा समझौते को चीन के सामने पीएम मोदी का मत्था टेकना बता दिया है। गिव तो क्लियर है, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्सांग में वो बैठे हैं। गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। आप चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। गलवान वही जगह है जहां पर 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी टकराव हुआ था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई थी। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में भी चीनी घुसपैठ निरंतर बनी हुई है। ऐसे में क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीनी घुसपैठ के बारे में रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना अब चुमुर दक्षिणी लद्दाख तक पेट्रोलिंग कर रही है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर एक शब्द बोलने से भी घबरा रहे हैं? चीनी घुसपैठ के बावजूद भारतीय सेना ने सराहनीय तरीके से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और पेंगोंग त्सो लेक इलाके के दक्षिण बैंक में कैलाश रेंजेस की सामरिक चोटियों पर अपनी मौजूदगी बना ली। रक्षा मंत्री के आज के बयान के बाद लगता है कि अब हमारी सेना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस के इन स्थानों को खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। और अध्यक्ष महोदय, उधर रक्षा मंत्री पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस समझौते से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी हालांकि रक्षा मंत्री के संसद में दिए गए बयान के बाद भी कई सवाल बचे हुए हैं। मसलन चीन पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? पिछले साल अप्रैल महीने में सैन्य अभ्यास के नाम पर चीन की सेना सीमा पर आगे आ गई और अभी तक हटने का नाम नहीं ले रही है। पेंगोंग इलाके में चीन की सेना पीछे जा रही है, लेकिन भारत की सेना पहले की तरह पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 8 तक नहीं जा सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए करीब 22 साल से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी हालत ये है कि लद्दाख से लेकर तवांग तक LAC पर सेना हाई अलर्ट पर है। उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।